वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश भी होंगे क्योंकि ESIC नोटिफिकेशन आपके सामने है। फिर से एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन, लगातार नोटिफिकेशंस आने फिर से शुरू हो चुके हैं। मतलब आपको अब बहुत सलीके से तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो जो होता है ना कि लगातार 2021 के तमाम बैंक एग्जाम्स समाप्त हुए और अब लगातार नोटिफिकेशंस का सिलसिला जारी है। इसके बाद फिर से हम और भी नोटिफिकेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आज इस सेशन में हम एक्चुअली ये जो अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ा सा स्पेशल भी है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। बैंक या इंश्योरेंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास हैं उन सभी में नॉर्मली ग्रेजुएट्स को मतलब चांसेस दिए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जहां पर ना ही सिर्फ ग्रेजुएट्स बल्कि 10th और 12th पास के लिए भी स्पेस हैं। दैट मीन्स और भी लोग हैं। मतलब यू कैन से कि कोई भी स्टूडेंट जो 10th पास है उसके पास वो भी एलिजिबल है, जो 12th पास है वो भी एलिजिबल है, जो ग्रेजुएट है वो भी एलिजिबल है। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा अपॉर्चुनिटी है। शुरू करते हैं सेशन को। इस सेशन में हम स्टेट वाइज पोस्ट डिटेल से लेके पूरी क्वालिफिकेशन, तीनों ही सेगमेंट्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फुल स्ट्रैटेजी, कट ऑफ क्या रहा 2019 में, बिकॉज पिछली दफ़ा एग्जामिनेशन 2019 में कराई गई थी। सो शुरू करते हैं कि करके हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक और बात करेंगे कि आखिर ये इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ओवरव्यू क्या है इस एग्जामिनेशन का, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ESIC रिक्रूटमेंट 2021 ओवरव्यू, इसको समझिए कि सैलरी से लेके यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं, कब से फॉर्म भरना शुरू होने वाला है, क्या है मामला। एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है वो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट मीन्स ESIC। इसमें जो पोस्ट दिए गए हैं, जो 3 पोस्ट बताए मैंने, वो 3 सेगमेंट वाले स्टूडेंट एलिजिबल भी हैं। उसके लिए 3 पोस्ट यहाँ बताए गए हैं, UDC, स्टेनो और यहाँ पर हमारे पास MTS, दैट मीन्स UDC, MTS, स्टेनो। 3 अलग अलग पोस्ट हैं। सबसे अहम बात कि इस तरह के जब भी पोस्ट निकलते हैं तो उसके नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम हुआ करती हैं। उस हिसाब से इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो काफ़ी बेहतर हैं। मतलब 3865 अभी तक का है। इसमें अभी 2000 के आसपास वैकेंसी के ऐड होने का भी चांसेस हैं। ठीक है, उसमें हमारा SSO पोस्ट के लिए कह सकते हैं आप। तो फिलहाल जो वैकेंसी वो तकरीबन 4000 के आसपास, मतलब 3865 वैकेंसी अभी तक है। जॉब की कैटेगरी की बात करें तो ऑफकोर्स प्योर गवर्नमेंट जॉब है ये। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का भी मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा। फॉर्म भरने की तारीख कब से शुरू होने वाली है तो 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अभी वक्त है, फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है। दैट मीन्स ये भी अच्छी बात है। मतलब एक और प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं इस नोटिफिकेशन को लेके कि नॉर्मली क्या होता है, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी की जाती है उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे से फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाता है और तकरीबन 20 दिन या 1 महीने का वक्त दिया जाता है और फिर तुरंत से एडमिट कार्ड जाहिर और आपके सामने एग्जामिनेशन। लेकिन ये कह सकते हैं कि 15 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। दैट मीन्स अभी जो 15 जनवरी से अभी का जो समय मिल रहा है ना, ये एक्स्ट्रा समय है। मतलब इस समय को जो स्टूडेंट या जो एस्पिरेंट भुना ले गया, मतलब अभी से ही अगर सीरियस हो गया एस्पिरेंट, तो वो आई थिंक ज्यादा बेटर कर सकता है। तो मुझे ये चीज थोड़ा डिफरेंट लगा कि 15 जनवरी से और नोटिफिकेशन सामने आपके, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग थिंग। एग्जाम मोड मैंने बता ही दिया आपको, ऑनलाइन है। जॉब टाइप आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एग्जाम टाइप आपका प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट है। मतलब कुछ जैसे नॉर्मली क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस ही है, स्किल टेस्ट वहां पे है। जैसे कि एक पोस्ट हमारे पास है ये स्टेनोग्राफर वाला, यहां पर स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट है। सो विल एलेबोरेट एवरीथिंग इन अपकमिंग स्लाइड्स। जॉब लोकेशन क्या है, अक्रॉस इंडिया का मतलब है कि जिस स्टेट, बिकॉज इसका जो वैकेंसी हुआ करता है वो स्टेट वाइज निकाला गया है। आपको अभी मैं बताऊंगा किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, सारी बातें इस सेशन में आपको डिस्कस की जाएंगी। फिलहाल सैलरी के बारे में बात करते हैं। UDC और स्टेनो का सैलरी जो है 25,000 से 81,000 के बीच में। MTS जो है 18 से 56,900। इसके बारे में इन हैंड सैलरी जो होगा उसके बारे में बात करूंगा मैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.esic.nic.in। ये है एक ओवरव्यू जिसके बारे में आप मतलब इस पूरे नोटिफिकेशन, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए उसके बारे में आपको बता दिया मैंने यहाँ पर। अब एक एक करके तोड़ के हर एक हिस्से को डिस्कस करेंगे जो आपको थंबनेल पर नजर आया था। एक और अहम चीज़ और भी है भाई कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं मालूम चले अभी हम लोगों को। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ESIC नोटिफिकेशन हमारे पास आज रिलीज़ किया गया है। ऑनलाइन जो है वो फॉर्म भरना शुरू होगा 15 जनवरी से। लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 फरवरी है। इतना ही मालूम है। नॉर्मली जब सब कुछ क्लियर होता है तो मतलब एडमिट कार्ड भी डेट और कहीं ना कहीं एग्जाम डेट भी जाहिर होता है, लेकिन एग्जाम डेट जाहिर नहीं है। इसके बारे में बहुत जल्द आपको इस तरह के किसी सेशन में आके डिस्कस करूंगा कि आखिर इसका एग्जाम कब एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसे जैसे इनपुट आते रहेंगे हम आपको डिस्कस करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो नाउ अब एक एक करके सबसे अहम सवाल जो आपकी तरफ से आता है कि सर ये बताइए कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। सर मैं एलिजिबल हूँ, मैं 10th किया हूँ, क्या चाहिए, और मैं 12th किया हुआ हूँ, मैं क्या चाहिए मुझे, या फिर मैं ग्रेजुएट हूँ तो क्या चाहिए। एज वाले फैक्टर में भी सवाल आपकी तरफ से बहुत उठते हैं, तो उस पर बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज एक एक करके मैं यहां पर दोनों ही कैटेगरी, दैट मीन्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यूडीसी के लिए क्या डिमांड है, यूडीसी के लिए यहां पर एजुकेशन और एज लिमिट दोनों डिस्कस करूंगा। अगले स्लाइड में हम इस तरीके से स्टेनो और उसके बाद हम वहां पर एमटीएस तीनों के लिए क्या बता देता हूं आपको। यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहला जो यहां बताया गया है कि जो मतलब यूडीसी के लिए बता रहा हूं मैं फिलहाल अभी यहां पर, कैंडिडेट शुड होल्ड अ डिग्री फ्रॉम, मतलब दैट मीन्स कि आप बैचलर्स होने चाहिए। सिंपल सी भाषा में बताएं तो इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। बाकी आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे आप लाइक कुछ भी ऑफिस सूट्स या फिर हमारे पास डेटाबेस तैयार करने का इस तरह का नॉलेज होना चाहिए, तो वो तो खैर आप गैदर कर लेंगे। सेकंड आपके पास है एज लिमिट क्या है, अगर आप यूडीसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट क्या है यहाँ पर। तो कैंडिडेट शुड हैव अंडर द एज लिमिट ऑफ 18 to 27। अगर आप जनरल में हैं या फिर किसी भी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लोअर लिमिट तो 18 ही रहेगा। अपर लिमिट जो है वो जनरल के लिए यहाँ पर दिया गया है 27, बाकी SC ST OBC के लिए या फिर PWD के लिए जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उसके आधार पे ही हमें यहाँ पर एड ऑन हो जाएंगे। दैट मीन्स 3 years फॉर OBC, दैट मीन्स 30, देन आफ्टर यहाँ पे 5 years ऐड कर सकते हैं, 32 साल आपके SC ST के लिए, उसके हिसाब से आपका 10 साल PWD के लिए। कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, मतलब क्या है आपका एज ऑन 15 फरवरी 2022, दैट मीन्स कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है एज की वो 15 फरवरी 2022 के हिसाब से करनी है, मतलब ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप क्या इसके अंतर्गत आ रहे हैं, क्या ये डिग्री आपके पास कोई भी डिग्री, दैट मीन्स कि बीटेक ही जरूरी नहीं है, BSc ही जरूरी नहीं है, BA, मतलब कुछ भी आप बैचलर्स हैं अगर तो आप एलिजिबल हैं। सिंपल सी बात है, सिंपली ग्रेजुएशन प्लस आपका 18-27 के अंदर फॉल कर रहे हैं आप, तो 27 वाला टर्म हमारे पास जनरल के लिए है, अपर लिमिट आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपके पास यहां पर सेम वही कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट, और यहां पे एक स्किल टेस्ट ऐड हो जाता है जब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर के क्राइटेरिया के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मामले में यहाँ पे क्या चाहिए, 12th चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेजुएट है वो तो कर ही सकता है, लेकिन जो 12th पास है यहाँ पर मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो 12th है। द कैंडिडेट शुड बी 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास 12th बोर्ड होना चाहिए, मतलब 12th बोर्ड, अगर आप 12th बोर्ड किए हुए हैं दैट मीन्स कि आप फॉर्म भर सकते हैं स्टेनो के लिए। लेकिन यहाँ पर एज लिमिट के मामले में जो रखा गया वो कहानी तो भाई सेम रखा गया 18-27, दैट मीन्स कि वो सभी लोग जो यूडीसी के लिए एलिजिबल हैं वो इसके लिए भी एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इसके लिए एलिजिबल है, सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है, वो नहीं वहाँ पे एलिजिबल है, मतलब ध्यान रखिएगा। जो स्टेनो भर सकते हैं वो जो सिर्फ स्टेनो भर सकते हैं वो मतलब 12th पास होने चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन जो 12th वाले पास वाले बच्चे हैं वो यूडीसी नहीं भर सकते, यूडीसी वाले सारे बच्चे ये भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बस आपका एज क्राइटेरिया जो है वो इसके अंदर फॉल करना चाहिए। फिर वही वाली बात है, कैलकुलेशन आपको यहाँ से ही करनी है, यहाँ पे भी अपर लिमिट जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के आधार पे चलेगा, उसका भी चार्ट मैं दिखा दूंगा अभी आपको। बाकी स्किल टेस्ट के नाम पे यहाँ पर एक जो डिमांड है वो ये है 10 minutes एट द रेट 80 words, दैट मीन्स 10 मिनट में 80 वर्ड का आपके पास होना चाहिए, सॉरी 80 वर्ड पर मिनट, एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है 50 मिनट्स में इंग्लिश और 65 मिनट्स में हिंदी का ओनली ऑन कंप्यूटर, मतलब ये आपको डिक्टेशन जो है 10 मिनट्स का है, डिक्टेशन अगर किया जाएगा तो 10 मिनट्स के पास 80 वर्ड्स का है पर मिनट आपके पास, एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी के लिए किया गया है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी मैंने यहाँ बता दिया आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और स्किल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग MTS, दैट मीन्स इसके लिए ये है आपके पास 10th पास स्टूडेंट के लिए, 10th पास वाले बच्चों के लिए। तो मतलब हर कैटेगरी के लिए, हर वर्ग के लिए कह सकते हैं आप, नोटिफिकेशन ये वाला है, मतलब बहुत खुशी का मौका कह सकते हैं आप ये सभी के लिए, जैसे जल्दी जिसको जल्दी से जॉब चाहिए, मेहनत करो और निकल लो, मतलब ये ऐसा नोटिफिकेशन मैं कह सकता हूँ। ये ESIC MTS प्योर गवर्नमेंट जॉब है, कोई पार्ट टाइम कोई वो सब कुछ नहीं है, फुल टाइम है, गवर्नमेंट जॉब है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप मतलब मैट्रिक पास किए हुए हैं, दैट मीन्स कि आपने 10th कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट क्या बताया गया यहाँ पर, द कैंडिडेट शुड बी अंडर द एज लिमिट ऑफ 18 to 25, दैट मीन्स कि अब ये भी हम कह सकते हैं कि जो ग्रेजुएट हैं अगर इस एज के अंदर आ रहे हैं तो ये भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये इसका मिनिमम जो क्राइटेरिया बताया गया है वो बताया गया कि आप 10th पास होने चाहिए और इस एज के अंदर आने चाहिए, आप 18 से 25 के अंदर आना चाहिए। इसका भी कैलकुलेशन जो करेंगे आप 15 फरवरी 2022 के तौर पर ही करेंगे। आई होप कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया वाला जो पूरा सिचुएशन है वो क्लियर हो चुका होगा यहाँ से। ठीक है,
बाकी ये मैंने जो बताया था बार बार कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के आधार पे एज रिलैक्सेशन, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के आधार पे ये चार्ट है पूरा का पूरा। SC ST के लिए 5 साल, और आपका जो OBC है उस नॉन क्रिमिनल लेयर उसके 3 इयर्स, एंड PWDs के लिए 10 इयर्स। 10 इयर्स मतलब PWD में भी कैटेगरीज होते हैं, उसके अंदर भी 10, 12 और 15 वहाँ पे हो जाता है, उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारा जो है वो है सिलेक्शन प्रोसेस का। बिकॉज ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं, ये आपको मालूम चल चुका है, तो आप यही जानना चाहेंगे ना कि क्या प्रोसेस हो सकता होगा सिलेक्शन का यहाँ पे। सो 3 कैटेगरी हैं, 3 पोस्ट हैं, तीनों पोस्ट के लिए मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके कि क्या वहाँ पर प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं। सो अपर डिविजनल क्लर्क जिसको हम कहते हैं UDC, इसके लिए है प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट इफ रिक्वायर्ड। मल्टीटास्किंग स्टाफ, दैट मींस जो मैं 10th पास वाला बताया था उसमें प्रीलिम्स और मेंस है सिर्फ यहाँ पे। स्टेनोग्राफर के लिए रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट ओनली, दैट मींस यहाँ पर जो टाइपिंग वाला चीज़ है वो यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज की बात कीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग नहीं है। स्किल टेस्ट में यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज एक बार चेक कर लिया जाएगा, हो सकता है, मतलब ये अभी आपके स्टार मार्क में रख सकते हैं। मतलब मेन यहाँ भी क्या है आपका प्रीलिम्स और मेंस ही है। स्किल टेस्ट में मतलब कंप्यूटर नॉलेज वाली बात है। लेकिन यहाँ की जो स्किल टेस्ट का मतलब है, यहाँ पर स्किल टेस्ट का मतलब है टाइपिंग चेक होगा आपका यहाँ पर प्रॉपर। यहाँ पर एक ही फेज है, दैट मींस रिटन एग्जाम जो आपका होगा, जैसे यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस है, यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस है, यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस नहीं है। यहाँ पर आपका एक ही एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अभी मैं आगे हर एक डिवीजन के मतलब जो आपके प्रोसेस है उसको मैं एलेबोरेट करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जो रिटन टेस्ट है वो सिर्फ एक ही है आपका। एक बार एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका, फिर यहाँ पर स्किल टेस्ट, दैट मींस टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा आपका। किसके लिए? स्टेनोग्राफर के लिए, जो मैंने बताया 12th पास वालों के लिए। सो ये तीनों कैटेगरी के लिए ये एग्जाम प्रोसेस है। आगे बढ़ता हूं मैं, एक एक करके मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा अभी कि UDC में क्या क्या फेजेस हैं, MTS में क्या क्या फेजेस हैं। तो UDC और MTS का एग्जाम प्रोसेस लगभग सेम है, लगभग क्या 100% सेम कह सकते हैं इसको। यहाँ पे पढ़ लीजिए इसे क्या कहा गया। द ESIC एग्जाम पैटर्न फॉर फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन फॉर अपर डिविजनल क्लर्क एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ इज सेम। ठीक है ना। देयर विल बी नो स्किल टेस्ट इन द मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। MTS में तो स्किल टेस्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ UDC में आपका स्किल टेस्ट होता है, वही कंप्यूटर नॉलेज वाली कहानी। यहाँ पे क्या 4 पॉइंट यहाँ बताए गए, 4 बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या बताया गया यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है द प्रीलिम्स टेस्ट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है कि प्रीलिम्स जो होता है, बहुत जगह पे होता है कि प्रीलिम्स को ऐड ऑन करते हैं, जैसे SSC CGL के एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के मार्क्स को कैरी करते हैं मेंस तक, लेकिन मैंने पूरे मेरिट में आपको काम आएगा वो चीज। लेकिन यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आपका होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेंस के बारे में बताया गया है कि द मार्क्स स्कोर्ड इन मेंस एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द फाइनल सिलेक्शन। मतलब जो आपका मेंस में जो स्कोर आप करने वाले हो वही आपके सिलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा, मेंस एग्जामिनेशन डिसाइडिंग फैक्टर, ये अंडरलाइन करके आप समझ सकते हैं बात को। मेंस एग्जामिनेशन डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। नाउ थर्ड पॉइंट इज देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क, दैट मींस कि एक सवाल गलत करोगे 0.25 मार्क्स गया आपका, अगर वो सवाल 1 नंबर का है तो। लेकिन यहाँ पे आई थिंक 25 सवाल, प्रीलिम्स में क्या है कि 25 सवाल है, 50 नंबर है, एक सब्जेक्ट का बता रहा हूं मैं। टोटल यहाँ पर 100 सवाल है और 200 नंबर है, दैट मींस उस हिसाब से आपको 0.5 कटेगा। ठीक है। सो और लेकिन हाँ, आपकी अगर मेंस की बात करें, मेंस में आपके पास जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतना ही नंबर ऑफ मार्क्स है, दैट मींस 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स है, भी उसको भी मैं एलेबोरेट करने वाला हूँ। देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट मींस कोई रिटन मतलब ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं करना, कुछ भी डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं है कुछ भी, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पर रहने वाले हैं। तो दीज 4 पॉइंट्स आर आई थिंक वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एलेबोरेशन ऑफ एग्जाम पैटर्न, कि क्या UDC में रहने वाला है एग्जाम पैटर्न, MTS और UDC का आपको पता है प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस बिल्कुल सेम है, अप्रोच बिल्कुल सेम है, मतलब सवाल के प्रेजेंटेशन का अप्रोच सेम है, बस वहां पर लेवल में थोड़ा फर्क रहने वाला है। सिलेबस बिल्कुल सेम है दोनों का, एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। ये आपके पास एग्जाम फेज 1 प्रीलिम्स, ये दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, ये आपका UDC के लिए भी है और MTS के लिए भी है, सेम टू सेम बिल्कुल यही है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दैट मींस की रीजनिंग यहां पर रहेगा। बैंक का जो सिलेबस है वो रहने वाला है, बिकॉज यहां पर जब ये लिखा जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग तो लोगों को लगता है कि SSC का सिलेबस है, लेकिन प्लीज क्लियर हो जाएगा SSC का सिलेबस कैरी नहीं किया जा रहा है इस एग्जाम के द्वारा, बिकॉज 2019 में एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है सेम एग्जामिनेशन, और उसमें भी जो नोटिफिकेशन था बिल्कुल ऐसे ही रखा गया था। लेकिन वहां पर पूरा का पूरा ये अगर आप जाओगे SSC CGL का नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आया है, उसको आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, वहां भी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग लिखा जाता है। ये बात मैं खुल के आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे बैंक का रीजनिंग होगा। जब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग लिखा जाता है तो वो SSC के सिलेबस को केटर करता है, लेकिन ये एग्जामिनेशन 2019 में ऑलरेडी हो चुका है, दैट मींस द सिलेबस इज ऑफ बैंक एग्जामिनेशन। सो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे, उसके वैल्यू होंगे 50 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जनरल अवेयरनेस यहाँ प्रीलिम्स में ही इंक्लूड किया गया है, मतलब यहाँ पर साफ है करंट अफेयर्स से, मतलब यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है वो करंट अफेयर्स को बता रहा है, और 25 सवाल यहाँ पे भी होंगे और उसका वैल्यू कितना होगा 50 मार्क्स। क्वांट्स दैट मींस मैथ्स, 25 सवाल अगेन 50 मार्क्स। ईच
सेक्शन कैरीज 25 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगेन यहां पर क्या है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। द थिंग इज 100 सवाल सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का वक्त दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर कोई सेक्शनल टाइम नहीं रखा गया है, कलेक्टिव टाइम है, मतलब क्यूमुलेटिव टाइम है पूरा आपके पास चारों सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे का समय, दैट मीन 60 मिनट का समय, जो हमेशा प्रीलिम्स एग्जाम में हुआ करता है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज। ये जो मैंने अभी बताया, अभी प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न है एग्जाम का, ये यूडीसी प्लस एमटीएस के लिए है। मैं लिख देता हूं इस बात को यहां पर, ये यूडीसी, ये आपका यूडीसी प्लस एमटीएस दोनों के लिए है, ठीक है ना। जो आपका एग्जाम पैटर्न है स्टेनो का डिफरेंट है, यूडीसी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न बस लेवल ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, ये मेंस का यहां मैं लिख दे रहा हूं, एमटीएस ऑब्लिक यूडीसी दोनों के लिए एग्जाम फेज 2 दैट इज मेंस एग्जामिनेशन। यहां पर बस नंबर ऑफ क्वेश्चन में बदलाव होगा और ऑफ कोर्स टाइम में बदलाव होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट बिल्कुल वही है। मेंस में क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां पे 25 थे, वहां पर 50 कर दिए गए सभी के। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और यहां पर टाइम जो दे दिया गया वो 2 घंटे का टाइम दिया गया, 120 मिनट्स। आई थिंक अब सब लोग क्लियर हो रहे होंगे किस तरीके से एग्जाम होने वाला है। मैं अंत में स्ट्रेटजी पे भी बात करूंगा, थोड़ा धैर्य से सुनते रहिएगा बातों को। आगे बढ़ता हूं, ESIC स्टेनोग्राफर एग्जाम पैटर्न। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्टेनोग्राफर का क्या एग्जाम पैटर्न है, आखिर उसका ये सब था तो इसका क्या है। इसमें हमारे पास क्वांट्स हट जाता है, सबसे पहले तो क्वांट्स हट जाएगा, बाकी तीनों है यहाँ पर। इंग्लिश का यहाँ पर जो वैल्यू है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 है, उसके मार्क्स 85 है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर, आई थिंक नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 100 होना चाहिए। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है ना, वो टाइपिंग एरर है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहाँ पर, दैट मीन्स कि इंग्लिश की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है यहाँ पे। बाकी रीजनिंग आपके पास 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस आपके पास 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, वेरी क्लियर। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास जो होगा वो 200 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 100 इसका, 50 इसका, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट चीज जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर इंडिविजुअल टाइम दिया गया, दैट मीन्स हर एक सेक्शन को अपना टाइम दिया गया। दैट मीन्स हमारे पास इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए 70 मिनट्स दिए जाएंगे आपको, रीजनिंग एबिलिटी को सॉल्व करने के लिए 35 मिनट्स, और जनरल अवेयरनेस को सॉल्व करने के लिए 25 मिनट्स, अलग अलग, मतलब मीन्स कह सकते हैं आप सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में जो बात होता है, कुछ बच्चे पूछ रहे हो सेक्शनल कट ऑफ है क्या, यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं पे की गई, कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं की गई है, तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिएगा, सेक्शनल कट ऑफ जैसा कुछ नहीं है, आपका ओवरऑल कट ऑफ ही निकाला जाएगा यहाँ पे। हाँ, अभी देखो मैं जैसे ही मैंने बोला सेक्शनल कट ऑफ, कमेंट बॉक्स में चूंकि सेक्शनल टाइमिंग को लेकर मैं बात कर रहा हूं तो लोगों के जहन में ये चीज आ गया, तो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर ऐसा कुछ भी रहेगा, कुछ भी मालूम होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। अभी तक मैंने नोटिस जो पढ़ा है, अभी तक क्या पूरा ही पढ़ लिया हूं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया, जिक्र नहीं है इस चीज का। ओवरऑल कट ऑफ ही यहाँ पे जाहिर किया जाता है। तो ये इसका फेज 1 जो होगा, फेज 1 जो इनका है वो मेन एग्जामिनेशन है, दैट मीन्स इनका फेज 1 जो होगा वो फेज 1 ही आपका मेन एग्जामिनेशन है, फेज 1 मेन एग्जामिनेशन। अब इसके बाद सीधा स्किल टेस्ट, इसके बाद सीधा स्किल टेस्ट आपके पास, ध्यान रखिएगा। स्किल टेस्ट का जो कैटेगरी है वो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन मेन एग्जामिनेशन विल हैव टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, दैट मीन्स द स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग। यहाँ पर जो आपका मेन एग्जामिनेशन है उसके स्कोर को कैरी किया जाएगा। और ये बहुत गौर से समझिएगा इस बात को कि जो मेन एग्जामिनेशन है, इसका प्रीलिम्स कुछ नहीं है, इसका मेन एग्जामिनेशन होगा। स्टेनोग्राफर के लिए एक ही एग्जामिनेशन होगा मेन, उस पर ये स्किल टेस्ट है। द स्किल टेस्ट इज एक्चुअली क्वालिफाइंग, उसने इस बात को कहा है कि द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द मेंस एग्जामिनेशन विल हैव टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट व्हिच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। द कैंडिडेट विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म at the speed of 80 words per minute। मतलब इस तरीके से आपके पास 10 मिनट के हिसाब 10 मिनट तक आपको डिटेक्ट किया जाएगा वहां पर कुछ भी सेंटर पे, और आपको लिखना होगा। इंग्लिश के लिए क्या कर रहा है यहाँ पर, इंग्लिश के लिए आपके पास 50 मिनट का वक्त दिया जाएगा, और हिंदी के लिए 65 मिनट का वक्त दिया जाएगा अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट है तो। अगर PWD है दैट मीन्स वहाँ पे जहाँ पे स्क्राइब का हेल्प किया जाएगा वहाँ पे हमारे पास 70 मिनट्स और 90 मिनट्स कर दिया गया है रेस्पेक्टिवली इंग्लिश और हिंदी के लिए। सो आई होप सारे के सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी यहाँ तक, मतलब कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। अगर एलिजिबल है तो एग्जाम के फेजेस क्या हैं, अगर एग्जाम के फेजेस ये सारे हैं तो भाई साहब उनके सिलेबस क्या क्या है, या फिर एग्जाम पैटर्न क्या क्या है। सिलेबस तो खैर आपको समझ में आ ही गया होगा कि बैंक का सिलेबस हमें फॉलो करना है। दूसरी बात कि हमारे पास जो एग्जाम फेजेस हैं, चाहे वो यूडीसी हो, यहाँ पे एमटीएस हो या फिर स्टेनोग्राफर हो, तीनों ही पोस्ट के लिए आई थिंक आपको एग्जाम पैटर्न पे क्लियर हो चुका है। अब बारी है कि आपके राज्य में, मतलब कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए, उस पर बात कर लेते हैं।
सो स्टेट वाइज वैकेंसी फॉर ऑल दिस पोस्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। आप डिस्कस क्या कर रहे हो, इसको डिस्कस करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, अपने अपने स्टेट का आप इसको चेक कर सकते हैं क्या है, ठीक है। यूडीसी का कट ऑफ मैं बता रहा हूं, रुक जाइए अभी मैं यूडीसी का कट ऑफ बताऊंगा, अभी आपको वेट कीजिए थोड़ा सा। इसको अपने अपने स्टेट में आप लिखते जाइए आपके स्टेट में क्या है। ठीक है, मैं एक बात कंफर्म कर ले रहा हूं यहां पे। क्लासेस सब शुरू हो जाएंगे भाई, बहुत जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। जैसे असम का अगर बताऊं तो साउथ, देखिए जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें हमेशा नंबर ऑफ वैकेंसीज कम ही रहती हैं। यूडीसी का तो 1 ही है, लेकिन एमटीएस का 17 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में 7 है, बिहार में 43 नंबर ऑफ वैकेंसी यूडीसी का है। दिल्ली में आपके पास 235 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 136 वैकेंसी है। एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि इस वैकेंसी पे बिल्कुल मत जाना कि यहां पर सिर्फ 50 वैकेंसी, यहां पर यूडीसी के लिए सिर्फ 150 वैकेंसी या 200 वैकेंसी है। आप ये समझ लेना कि इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन कम रहने वाला है, क्योंकि लोग मतलब यही सोच के बहुत लोग तो छोड़ देंगे कि यार वैकेंसी ज्यादा नहीं है ईच स्टेट की। अगर बात करें वैसे तो मुझे हिसाब से बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है, बिकॉज कैटेगरी भी यहां पर है, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बाकी हमारे पास स्टेट वाइज वैकेंसी हमारे पास नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुवाहाटी और उड़ीसा, पुडुचेरी। यहां पर हमारे पास हर एक सेगमेंट में, चाहे वो यूडीसी हो, स्टेनो हो या एमटीएस हो, हर एक कैटेगरी में जितना वैकेंसी बताया गया वो सारे वैकेंसी आपके पास मेंशन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्टेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट वन, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। टोटल वैकेंसी आपके पास जो है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, 1736 वैकेंसी आपके पास है यूडीसी में। स्टेनोग्राफ में ऑफकोर्स स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी कम होती है, बिकॉज उसके लिए समझ रहे हैं आप एक्स्ट्रा स्किल टेस्ट है, जो कि बहुत सारे लोग उसके लिए एफिशिएंट है ही नहीं, मतलब बहुत लोग प्रिपेयर नहीं रहते उसके लिए, तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ वैकेंसी भी वहाँ पे कम है। लेकिन ये दोनों जो पोस्ट आपको दिख रहा है, एमटीएस और यूडीसी, यूडीसी यहाँ पर और एमटीएस, इनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ना बहुत 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 अच्छे हैं। आप अगर किसी भी समय, किसी भी पिछले वर्षों में चले जाइए, आप नंबर ऑफ वैकेंसी किसी भी यूडीसी का फॉर्म किसी स्टेट का भी निकलता है, कभी भी इंडिविजुअल स्टेट का, या फिर यूडीसी का एसएससी की तरफ से भी अगर निकलता है एमटीएस का यूडीसी का वैकेंसी, तो आप नंबर ऑफ वैकेंसी वहां देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्या निकाला गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, अच्छी खासी वैकेंसी, प्योर गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ क्लियर है और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत 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 अच्छा है। मतलब मैं तो कहूंगा, और सिलेबस किसका है, बैंक का। मतलब ये समझ लीजिएगा हमेशा। एक और बात मैं बोलूंगा, पहली बात, कुछ कंपटीशन तो ऐसे ही बाहर हो गया बिकॉज यूडीसी और एमटीएस का नॉर्मली जो सिलेबस होता है वो एसएससी का सिलेबस कैरी किया जाता है, लेकिन चूंकि ये इंश्योरेंस एग्जामिनेशन है, ये इंश्योरेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन इसलिए फायदा इस आपको उठाना है जो बैंक के एस्पिरेंट खास तौर पे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक माइलेज मिल सकता है बिकॉज वो ऑलरेडी अवेयर है सिलेबस से। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। वैकेंसी क्लियर हो चुका है। अब आपको यहां से ये समझना होगा कि साहब अगर ये सब ठीक है, सब कुछ तो मालूम चल ही चुका है, लेकिन एक बात और बता दीजिए कि कट ऑफ क्या रहा 2019 में जब एग्जामिनेशन हुआ है इसका। तो मैं यूडीसी का दिखा रहा हूं, एक यूडीसी का कट ऑफ मैंने रखा हुआ है यहां पर, ESIC यूडीसी कट ऑफ 2019। वैसे ही इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज वेल, लेकिन चूंकि क्लर्क लेवल का एग्जामिनेशन है तो आप जानते हो कि आईपीएस जैसे आरआरबी क्लर्क होता है ना, आरआरबी क्लर्क को इससे आप रिलेट कर सकते हैं। इस पेपर के लिए आप आरआरबी क्लर्क को एक अच्छा रेफरेंस मान सकते हैं। अगर उससे ऊपर लेवल पर तैयारी करनी है तो भाई साहब आईपीएस क्लर्क है, उससे भी ऊपर लेवल पर तैयार करना है अपने आप को तो आईपीएस एसबीआई क्लर्क मान लीजिए आप, उसके प्रीलिम्स का एग्जाम का पेपर, फिर उसके मेंस का पेपर, इस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कट ऑफ आपके स्क्रीन पे है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली हेडक्वार्टर्स, दिल्ली आरओ, गोवा, गुजरात, हिमाचल, इसके अलावा हमारे पास सारे स्टेट का मैं रखा हूँ। झारखंड है यहाँ पर, जेएंडके है, कर्नाटका है, केरला है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, उड़ीसा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब मैंने यहाँ पर यूआर का एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, अब आप लोग भी शायद ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि ये जो मैंने अभी रखा हुआ है कट ऑफ, आई थिंक ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है। एग्जैक्टली ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है। समझिएगा एक बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग गौर करें कि ऑफकोर्स पहली बात तो ये कट ऑफ जो होते हैं वो डिपेंड करता है पेपर लेवल पे प्लस नंबर ऑफ वैकेंसी पे। अभी देखना होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहा है क्या वो सिमिलर रहा है। मैं इस पे कट ऑफ वर्सेस नंबर ऑफ वैकेंसी 2019 का एक शो लेके जरूर आऊंगा, जहां पे आपको मैं मूल्यांकन करूंगा कि भाई साहब 2019 में नंबर ऑफ वैकेंसी किस सेगमेंट में क्या रहा था, उसके हिसाब से कट ऑफ इस तरह से है अगर तो कैसे है यूडीसी का खास तौर पे।
सिर्फ यूडीसी का ही नहीं, मैं कहूंगा एमटीएस का कराया था तो एमटीएस भी बात करेंगे, स्टेनो भी बात करेंगे, लेकिन ये कंपैरिजन होना चाहिए। लेकिन मैं अभी क्या गौर कर रहा हूं कि आउट ऑफ 200 160 टू 170 के आउट मतलब अंदर आपके पास मतलब 160 टू 170 में लगभग सारे स्टेट समा जा रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कुछ स्टेट पे 160 से नीचे भी गया है, बट द पॉइंट इज कि नॉर्मली इस रेंज में सारे स्टेट आ चुके हैं आउट ऑफ 200। इसका मतलब आप एक बात तो समझ ही सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा होगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बउआ लेवल रहा होगा तभी यहां तक पहुंचा है, और या तो वैकेंसी इससे बहुत कम रही होगी तब ऐसा हुआ है। तो इन दोनों बातों पे हम चर्चा जरूर करेंगे। एक बच्चे का सवाल है कि सर आई एम डूइंग ग्रेजुएशन राइट नाउ, मे आई अप्लाई फॉर एमटीएस। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है और ऑफ कोर्स टाइपिंग वाले में अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो ऑफ कोर्स एमटीएस अप्लाई कर ले, टाइपिंग में क्लियर है तो स्टेनो भी अप्लाई कर ले। ग्रेजुएशन के अगर कॉलेजेस में पढ़ रहा भी है, मगर वो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कहीं भी वो पढ़ रहा है, फोर्थ ईयर में, दैट मीन्स दे कैन अप्लाई। और ध्यान रखिएगा सैलरी बहुत अच्छा है, तो बहुत घिस घिस के अगर एक 25-30 हज़ार का सैलरी उठाना और 40 हज़ार का सैलरी उठाने से बढ़िया है कि जब मौका मिल रहा है पढ़ लो, निकल लो, क्योंकि अभी पढ़ने का फ्रीक्वेंसी बढ़िया है, पढ़ के निकल लो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कट ऑफ भी क्लियर हो चुका है आपका, क्या है कट ऑफ क्लियर होने का मतलब है कट ऑफ का डेटा क्लियर हो चुका है, कट ऑफ कहां से कहां रेंज कर रहा है। सो अगर हम 160 मार्क्स की बात करें दैट मीन्स वही 80 वाला कहानी है, वही समझिए ना कि नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा इसमें, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स चल रहा निकल के आ रहा है। दैट मीन्स कि इसको अगर 100 नंबर पे देखा जाए तो ये कितना हो रहा है, 80 के आसपास आ रहा है आउट ऑफ 100। वही वाली बात, एग्जैक्टली वही वाली बात। आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन इसका सबसे बढ़िया रेफरेंस आप ले सके चल सकते हो। आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन को इसको मेन आप रेफरेंस लेके चलिए, उसके पेपर्स को देखिए क्या रहा है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पर ऐड हो रहा है, मतलब वहां से बहुत अगर इजी वाले करंट अफेयर्स आ रहे हैं मतलब वहां से मार्क्स ऐड ऑन होंगे, इस टाइप से कुछ चल रहा है कि 100 में से 80 नंबर के आसपास कट ऑफ रह रहा है। जनरल के लिए बता रहा हूं मैं कहानी, जनरल के लिए कट ऑफ जो है इस तरह से रह रहा है 70 टू 80 मान सकते हैं आप, 75 टू 85 के बीच में, 75 टू 85 के बीच में मार्क्स वेरी कर रहा है अलग अलग स्टेट का, बिकॉज ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जो बच्चे बाद में इस सेशन को देख रहे हैं लाइव, अगर देख रहे हैं, जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं उनकी तो वो तो सब कुछ सुन लिए होंगे, लेकिन जो बच्चे इसे अभी लाइव ज्वाइन किए हैं लेट से, उनसे कहूँगा पीछे जाके पूरा पर सब कुछ देख लीजिएगा, हर एक पॉइंट आपको क्लियर किया गया इस वीडियो में। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, अब अल्टीमेटली बताता हूँ स्ट्रैटेजी में क्या करना चाहिए। ये सैलरी है आपका, देख लीजिए सैलरी जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू द 7th सेंट्रल CPC मतलब सेंट्रल पे कमीशन आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर के लिए सैलरी आपका यहाँ पर दिख रहा है कि पे लेवल 4 25,581 इसका मैं सैलरी पे अलग से बताऊंगा क्या है सैलरी का, लिटरली कितना इन हैंड मिलेगा सैलरी का अलग से शो कर दूंगा। मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 18,000 से 56,000 के बीच में है, मतलब कि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। ये तो समझ सकते हैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 30,000 के आसपास, अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं तो यहाँ से तो स्टार्ट हो ही रहा है आपके पास, मतलब 30,000 के आसपास से अगर आप मतलब स्टेनोग्राफर के तौर पे या फिर क्लर्क के तौर पे एंट्री कर रहे हो तो पे लेवल यहाँ पर अगर देखा जाए तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का तो 18 से मतलब कि 20,000 के आसपास यहाँ भी सैलरी आपको मिल रही है। तो मतलब क्या ही चाहिए भैया, 10th किए हुए हैं यार, आपको 20,000 रुपया दे रहा है कोई भी, मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है जिंदगी में। शुरुआती सैलरी आपकी इतनी है शुरुआती सैलरी लगभग सबकी इतनी ही रहती है भाई। बीटेक करने के बाद आप चले जाओ किसी IT कंपनी में तो आप नॉर्मली जो हायरिंग होती है वो इतने पे होती है, 25-30 हज़ार पे हायरिंग होती है। उसके बाद उस इंडिविजुअल के कैपेबिलिटी पे होता है कि वो कहाँ ग्रो कर ले रहा है। लेकिन इंडिविजुअली नॉर्मल ग्राउंड पे देखा जाए तो जितने भी हमारे प्राइवेट कंपनीज हैं, चाहे वो TCS हो, विप्रो हो, एक्सेंचर हो, इतना करने के बाद 4 साल बीटेक किया, पढ़ाई किया, बहुत कुछ किया, तो वहाँ पे 3.6 का पैकेज पे जॉब लगती है। मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अभी हिम्मत मतलब मेहनत करके पढ़ लिया अगर 2-4 महीने अच्छे से, समझिए कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 यहाँ पर ग्रेजुएट्स के लिए और 12th पास वालों के लिए भी 30,000 है। और अलाउंसेस तो छोड़ ही दीजिए, अलाउंसेस भी आपके पास बहुत सारे होते हैं, तो उसको जोड़ दिया है तो फिर बहुत अच्छी बात और भी हो जाती है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर बिगनर्स। स्ट्रैटेजी जो बिगनर्स का होना चाहिए, सबसे पहला प्रीवियस पेपर्स पे ध्यान दीजिए। 2019 का पेपर क्या रहा उस पर काम कीजिए, क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी आपकी, और जितना जल्दी शुरू कर दीजिए उतना बढ़िया। तो मैं कह रहा हूँ जब तक क्लासेस शुरू हो रही हैं, उन क्लासेस शुरू होने से पहले मैं भी क्लासेस का भी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि क्लासेस कब से शुरू हो रही है, तुरंत से ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करना इसलिए है ताकि आप ये समझ लें कि बिकॉज फॉर्म भरना तो शुरू 15 जनवरी से होने वाला है, लेकिन उससे पहले जितना बढ़िया पढ़ लीजिए उतना बढ़िया है। मतलब आप कॉम्पिटिशन में आगे रहना है, समझिए ना कि आप अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, आप अकेले नहीं दौड़ रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। आप जितना ज्यादा पहले दौड़ना शुरू करेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे, मतलब ये समझ लीजिए। तो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं और मैं कहूंगा इसका सबसे बढ़िया रेफरेंस लीजिए आप IBPS RRB क्लर्क एग्जामिनेशन को सबसे पहले इसका प्रीवियस ईयर देखिएगा।
इससे भी पहले आपके पास ऑफ कोर्स ESIC का ही प्रीवियस ईयर, ESIC का जो 2019 का पेपर था 2019 पेपर, इसका जरूर चेक कीजिए क्या रहा है ना, क्या इसका वो रहा है। मैं खुद भी बताऊंगा, करा दूंगा सेशन आपको यूट्यूब पे ही करा के दिखाऊंगा ESIC 2019 का जो पेपर था वो क्या था। IAPS RRB क्लर्क इसका एक अच्छा रेफरेंस रह सकता है, आप इस पेपर को शुरुआत में सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, लेकिन सिलेबस अगर अवगत नहीं है तो सिलेबस पढ़िए पहले जाके, ये भी बता रहा हूं मैं। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, 10th क्लास में जो बच्चे हैं, जो 10th वाले बच्चे चाह रहे हैं कि मैं अप्लाई करूं, उनके लिए बहुत बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं रिसोर्सेज कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो 10th पास है या 12th पास है, वो या फिर ग्रेजुएट है, वो शुरू करना चाह रहा है, अगर कि मैं शुरू करना चाहता हूं, जिस तरह आपने बताया कि IAPS RRB क्लर्क का पेपर एक बढ़िया रेफरेंस पेपर हो सकता है, आप इसका पेपर कराने वाले हो यूट्यूब पे, सब बढ़िया बात है, लेकिन मैं शुरू कहां से करूं? तो सिलेबस आपको बता रहा हूं कहां जाके देखना है। आप एक काम कीजिएगा, यूट्यूब पे ही जाके सर्च कीजिएगा जीरो टू हीरो, या फिर सर्च कर सकते हैं आप सौरभ सर, शांतनु सर, संतोष सर, ऐसे सर्च करोगे आप तो आपको जीरो टू हीरो एक सीरीज मिलेगी। जीरो टू हीरो आपको एक सीरीज मिलेगी। इस जीरो टू हीरो सीरीज में आप जाके पूरे वहां पे जो लेक्चर 1 है ना, उसमें प्रॉपर्ली बताया गया है कि भाई क्या कैसे हम किसी भी बैंक एग्जाम को या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में कैसे रीजनिंग को तैयार करें, कैसे मैथ्स को तैयार करें, कैसे हम इंग्लिश को तैयार करें, ये बताया गया है। तो जो भी 10th वाला स्टूडेंट है, जो भी 12th वाला स्टूडेंट है, जो बिल्कुल ही अभी अनभिज्ञ है बैंक के सिलेबस से, वो इतना अच्छा काम कर रहा होगा अपने जीवन के लिए, समझ लीजिएगा कि जीरो टू हीरो आपने जाके शुरू कर देना है। बस यहां से बेसिक ज्ञान ले लो आप, बिल्कुल जब तक बैच शुरू हो रही है, बिल्कुल प्रोफेशनल जो बैच शुरू होने वाली है, उससे पहले ये काम करके रख दो। एक एक दिन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कब एग्जाम का डेट आ जाएगा कोई नहीं जानता है, और मैं कह रहा हूं कि इंतजार बिल्कुल मत करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आपके यूट्यूब पे। तो यहां से जाके आप शुरू कर दीजिए। ये YT मतलब यूट्यूब पे है, फ्री है बिल्कुल। लगभग 60 लेक्चर के आसपास हर सब्जेक्ट में आपको नजर आ जाएगा। 58 मेरा लेक्चर है, सांधु सर का जो लेक्चर है उसमें 62 लेक्चर 64 लेक्चर आपके पास वहाँ मिल जाएगा मैथ्स का। तो ऐसे ही 55 के आसपास आपको इंग्लिश में नजर आएगा जीरो टू हीरो सीरीज में। यहाँ तो पहला स्टेप आपका ये हुआ कि जो भी बच्चा 10th का है, बिल्कुल नहीं पता है, या 12th का है, जो 10th पास है या 12th पास है, उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ से जो ग्रेजुएट है उनके लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी ये चीज़ है। मसला ये है कि ये आपके पास इसका पेपर मैं करा दूंगा, यहाँ पर यूट्यूब पे हम लोग सभी करा देंगे। IAPS RRB क्लर्क पेपर सबसे बढ़िया रेफरेंस पेपर है। इसके साथ साथ आप चाहो तो IBPS इसका मेंस पेपर मत देख लेना, इसका प्रीलिम्स पेपर देखना है आपको सिर्फ, ठीक है ना। IBPS का जो क्लर्क एग्जाम होता है अलग से, IAPS जो भी चल रहा है, जो एग्जामिनेशन अभी उसका मेंस होने वाला है, अभी जस्ट रिसेंटली उसका प्री खत्म हुआ है, इसका भी प्रीलिम्स का पेपर जरूर देखिएगा। इसका भी प्रीलिम्स का ही बोल रहा हूँ, इसका भी प्रीलिम्स पेपर ही देखिएगा, मेंस नहीं देखना है अभी आपको। सो इतना काम करके रखिए आप। बाकी बैच के बारे में बताया रहा हूँ, बाकी सिलेबस आपको यहीं पे जानकारी मिल जाएगी, प्रॉपर इस स्ट्रेटजी के बारे में भी कैसे क्या होना चाहिए। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ क्या क्या है। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मॉक आपको जाके सर्च कर सकते हैं, आपको अड्डा 247 के ऐप पे, अगर ऐप नहीं है तो इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। और अड्डा के ऐप पे आपको हर एक ESIC का प्रीलिम्स का मॉक, ESIC का प्रीलिम्स प्लस मेंस का मॉक आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक इतना ही है कि आप शुरुआत में एक बार देख सकते हो पैटर्न क्या है, और मॉक से आपको ये भी मालूम चल जाएगा, जो मैंने कहा भी पॉइंट्स वहाँ से कि आप वो रेफरेंस है, तो वैसे रेफरेंस तो वो है, लेकिन एक्जैक्टली मॉक देखना आपको क्या रहता है पेपर में, तो आप मॉक जाके एनरोल कर सकते हो। मैं आपको चाहूँ मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको। तो इसका मॉक अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा, अभी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे उस पर। बुक्स में बोलूंगा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं 3 किताबें जरूर रिकमेंड करूंगा कि एस रीजनिंग उठा लेना आप आराम से, आपको अड्डा 247 पे मिल जाएगा ये किताब, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, आपको अमेजन में मिल जाएगा ये किताब। एस रीजनिंग, एस क्वांट्स करके किताब आती है, और एक आती है आपकी एस इंग्लिश। ये 3 किताब तो खैर रखिएगा ही रखिएगा, ये 3 किताबें पास बिल्कुल, बस और कुछ नहीं करना फिलहाल, तो इतना ही करना। बाकी आगे बताऊंगा और भी इंस्ट्रक्शन, जब क्लास में आ जाओगे तब बताऊंगा क्या सपोर्ट और चाहिए। बस अधिक मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो कायदे से पढ़ो, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। एस रीजनिंग, एस क्वांट्स, एस इंग्लिश, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नो मोर बुक्स। 3 बुक्स, एक और किताब ले सकते हो आप 50+, लेकिन वो बाद में बता दूंगा, अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो दैट्स ऑल। बाकी ये बैच है ESIC की, ESIC UDC MTS प्रीलिम्स बैच आपके पास 10th जनवरी से क्लास शुरू हो जाएगी। सो गेट रेडी फॉर दिस बैच एज वेल। आपके फैकल्टीज यहाँ पे तस्वीर में दिख रहे होंगे कौन कौन लोग इस बैच को पढ़ाने वाले हैं। 10 तारीख से क्लास शुरू हो जाएगी। इस बैच में एनरोल करने के लिए आप Y188 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरा रेफरल कोड है। और अगर टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं, ये बैच के लिए बता दे रहा हूँ मैं, ये बैच के लिए है। ये टेस्ट सीरीज के लिए अगर बताऊँगा मैं, टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज या बुक्स में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होगा बुक्स में, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो Y188 के साथ S फॉर सौरभ, S फॉर सक्सेस, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बैच के लिए Y188, या फिर महापैक, अगर जो बच्चे बैंक महापैक लेना चाहते हैं उनके लिए भी Y188। दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, ब्लेसिंग्स। और प्लीज़ जितना जल्दी शुरू करेंगे आप उतना बेहतर करेंगे, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय। सेशन को जरूर लाइक कर दे, अगर अच्छा लगा हो आपको, सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को जरूर लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।